दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे केंद्र राज्य संबंध पे, संघात्मक शासन व्यवस्था पे। इसके सारे डायमेंशन को देखेंगे, तमाम चीज देखेंगे। दोस्तों अगर 70 में फाइनल करना है तो टीम जीसी साइज का 180 पीडीएफ और उसके वीडियो को 100% रख कर जा सकते हैं। इसका चार्ज 4000 है। 83 73 98 49 95 पे संपर्क करके बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोगों को भी लगता है कि हर बार आप प्रचार करते हैं। दोस्तों यही तो मेरा ऊर्जा देता है। अगर प्रचार नहीं करेंगे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। बैच नहीं चलेगा तो क्यों पढ़ाऊंगा, कोई मतलब नहीं रहता है पढ़ाने का। हम तभी तक पढ़ा रहे हैं जब तक बैच चलता है। अगर बैच नहीं चलेगा तो हम 2003 से पैसा कमा रहे हैं। 2003 से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यह स्थिति है। तो अब हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो संघात्मक शासन व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। आप लोग जो है बहुत ही बोरिंग फील करते होंगे कि हर बार आप प्रचार ही जो है करते हैं। दोस्तों प्रचार करते हैं, एडमिशन जिनको अच्छा लगता है ज्वाइन करते हैं, तो इसमें बुरा लगने की बात नहीं है। मुझे स्वयं इस ठीक नहीं लगता है कि ये जो कल्चर है ना, कि हर क्लास में शुरुआत में हम प्रचार के लिए बोलते हैं, हमको स्वयं अच्छा नहीं लगता है। लेकिन क्या कीजिएगा, अब हम भी तो अब मान लीजिए पढ़ाते हैं और मेहनत करना पड़ता है, तो प्रचार करने का मुझे पूरा अधिकार है, पूरा अधिकार है। और यहाँ लोगों पर निर्भर करता है कि वे ज्वाइन करें नहीं करें। और हमारे यहाँ डेमो सिस्टम चलता है। डेमो आप पहले लीजिएगा, आप संतुष्ट होइएगा, उसके बाद ही आपका एडमिशन होगा। ऐसे एडमिशन नहीं होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पेमेंट नहीं, बिना डेमो के पीडीएफ नहीं, पेमेंट नहीं। सारी बात जो है हम तो बहुत कम बोलते हैं, वीडियो में भी बहुत कम बोलते हैं, कभी काल बोल देते हैं। चलिए बातें बहुत हो गई, अब हम आगे चर्चा करेंगे। संघात्मक शासन व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। अब आप लोग का 3 मिनट हम बर्बाद कर दिए, 4 मिनट। संघात्मक शासन व्यवस्था पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये जानना है कि आखिर संघात्मक शासन व्यवस्था क्या है। इसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता है कि संघात्मक शासन व्यवस्था क्या होता है। देखिए, भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है, आपको इसमें कोई दो राय नहीं है। संघात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है कि 2 प्रकार के सरकार जो है शासन चलाता है। यानी सरकार के 2 स्तर होते हैं। सरकार के कितने शासन के 2 स्तर होंगे, एक केंद्र का शासन और एक राज्य सरकार का शासन। एक ही देश में शासन के 2 स्तर होते हैं, यानी सरकार के 2 स्तर होते हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था में यही होती है। एक केंद्र का शासन होगा, एक राज्य सरकार का शासन होगा। आप एक चीज बताइए, केंद्र के कानून से भी आप शासित हो रहे हैं और राज्य सरकार के कानून से भी शासित हो रहे हैं। आप देख रहे हैं केंद्र के कानून। अब मान लीजिए मुद्रा केंद्र का कानून है, सुरक्षा केंद्र का कानून है, फोन टेलीफोन जो मोबाइल से आप बात करते हो केंद्रीय कानून है। लेकिन राज्य सरकार का पुलिस है, पुलिस से राज्य सरकार से संबंधित किया, उससे भी प्रभावित होते हैं आप। एक ही क्षेत्र में अगर आप 2 सरकारों के कानूनों से शासित होते हैं तो वह देश में जो है संघात्मक शासन व्यवस्था होता है। यानी भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है, यानी यहाँ के नागरिक जो है, भारत के नागरिक दो प्रकार के शासन से शासित होता है। एक राज्य सरकार का, एक केंद्र सरकार के। समझते हैं, समझ में आ गया होगा। तो संघात्मक शासन में यही होता है कि सरकार के 2 स्तर होते हैं और दोनों सरकार अपना अपना शासन चलाता है। इस देश के हर नागरिक 2 प्रकार के शासन व्यवस्था में रहता है, एक राज्य सरकार का, एक केंद्र सरकार का। संघ शासित प्रदेशों के जो नागरिक होता है वो केंद्र के शासन में रहता है, लेकिन दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा है। तो इस समझने के लिए बताए हैं। तो सबसे पहले संघवाद से जुड़े कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो ये लिखिएगा, संघवाद वह तंत्र है जिसमें सरकार के 2 स्तर होती है।
वह तंत्र है जिसमें सरकार के दो स्तर होती है, और दो स्तर होती है, एक केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार। संघवाद एक तंत्र है जिसमें सरकार के दो स्तर होती है। भारत में भी दो स्तर है, केंद्र और राज्य। तो एक तंत्र है संघवाद, समझ रहे हैं। अब भारत में एक संघवादी शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है। अब प्रश्न है कि आखिर जो है भारतीय संविधान में वो कौन कौन से लक्षण है जो संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना करती है। हम कैसे मानेंगे कि भारत का संविधान संघात्मक है, यानी संघात्मक शासन के लक्षण क्या है भारतीय संविधान में। तो सबसे पहले देखें कि यहाँ दो प्रकार की सरकार है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की सरकार है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। सरकार के दो स्तर है, देख रहे हैं, दो स्तर है। लेकिन एक मामले में देखिएगा तो भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है विश्व में अनूठा है। यहाँ सरकार के तीन स्तर है। अब कहिए कि कौन? केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, जो पंचायत होता है, नगर पालिका होता है, वो भी तो सरकार है। तो सरकार के तीन स्तर होती है संघात्मक भारत में, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में। लेकिन अमूमन संघात्मक शासन व्यवस्था में एक केंद्र सरकार, एक संघ सरकार, एक राज्य सरकार होती है, इकाई की सरकार होती है। तो राज्य सरकार को इकाई की सरकार कहा जाता है और केंद्र सरकार को संघ सरकार कहा जाता है। यही स्थिति है। उसके बाद भारत में क्या है कि संविधान की सर्वोच्चता है, लिखित संविधान है और संविधान की सर्वोच्चता है। हर संघात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है कि संविधान लिखित होगा और संविधान सर्वोच्च होगा। यानी दोनों इकाई, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, दोनों अपनी अपनी शक्ति संविधान से प्राप्त करते हैं और संविधान द्वारा ही केंद्र राज्यों के संबंधों को बंटवारा कर दिया जाता है। अनुच्छेद 245 से 293 के बीच जो है केंद्र राज्यों के बीच विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय संबंधों का बंटवारा किया गया है। तो संविधान संघात्मक शासन व्यवस्था का अनिवार्य शर्त है वह संविधान लिखित होगा, लिखित होने चाहिए और संविधान की सर्वोच्चता होनी चाहिए। यानी जो सरकारें होती है, तो दो सरकार के दो स्तर, दोनों स्तर की सरकार अपनी अपनी शक्ति संविधान से प्राप्त करते हैं। लिखित संविधान होगा, उसी संविधान में केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है, जैसा कि भारत में है ना। लेकिन अमेरिका के अगर देखेंगे संविधान में, तो अमेरिका के संविधान में क्या होता है कि राज्यों की भी अपने अपने राज्यों का भी संविधान है। एक संघ का संविधान अमेरिका का संविधान है, और एक अमेरिका के जो राज्य है उसका भी अपना संविधान है। लेकिन भारत में क्या है, एक ही संविधान से दोनों जो है शासन, दोनों सरकारें शक्ति प्राप्त करती है संविधान से। क्योंकि देखते ही होंगे अगर राज्य का शासन संविधान के बंधों के अनुसार नहीं चलाया जाता है तो तुरंत क्या करता है, राष्ट्रपति शासन घोषित कर दिया जाता है। तो संविधान की सर्वोच्चता प्रथम है और दो प्रकार की सरकार और संघीय न्यायालय। अब देखिए संघात्मक शासन व्यवस्था में एक संघीय न्यायालय होती है, एक ऐसा न्यायालय होता है दो सरकार के दोनों स्तरों को, दोनों सरकारों के बीच विवाद अगर उठ रहा है तो उस विवादों का निपटारा कर सके। अनुच्छेद 131 के तहत केंद्र राज्यों के बीच उठने वाले विवादों को सुनवाई करने का अधिकार जो है उच्चतम न्यायालय में जो है शक्ति सौंपी गई है। यानी केंद्र राज्यों के बीच अगर किसी प्रकार का विवाद होता है तो उसकी सुनवाई जो है उच्चतम न्यायालय में होगी। उच्चतम न्यायालय की इस शक्ति को आरंभिक अधिकारता कहते हैं, अनुच्छेद 131 के तहत। समझ रहे हैं, जब भी विभिन्न राज्यों के बीच या राज्य केंद्र के बीच अगर विवाद होता है तो उसकी सुनवाई कहाँ होती है, न्यायालय में। तो जितनी भी संघात्मक शासन व्यवस्था है, शासन व्यवस्था है, उसमें एक संघीय संघात्मक शासन व्यवस्था का लक्षण ही होता है कि एक ऐसा न्यायालय हो जो दोनों के बीच विवाद का निपटारा कर सके। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है और सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 131 के तहत केंद्र राज्यों के बीच विवादों को सुनवाई करने का शक्ति दी गई है। और उसके बाद संघात्मक शासन व्यवस्था में एक उच्च सदन होता है, उच्च सदन होता है। अनुच्छेद 80 के तहत जो है, जब भी जो है संघात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है कि एक उच्च सदन होगा। उच्च सदन राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। अब जैसा कि राज्यसभा के सदस्य जो है, राज्यसभा के सदस्य जो है देख रहे हैं, राज्यसभा के सदस्य राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं।
आप पढ़े ही पढ़ राज्यसभा का, राज्यसभा के सदस्य राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। यानी राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। देख रहे हैं। तो संघात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता कि एक उच्च सदन होगा संघ के अधीन, उस सदन में राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है, जैसा कि भारत में है। और संशोधन प्रणाली, संघात्मक शासन व्यवस्था में जो संविधान में संशोधन की जो व्यवस्था होती है उसमें राज्यों का भी जो है भूमिका होती है। भारतीय संविधान के बहुत ऐसे प्रावधान है जिसमें संशोधन करने के लिए दोनों संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद विधेयकों को कम से कम आधे राज्यों के भी अनुसमर्थन की जरूरत होती है, तभी वो कानून बनाता है। तो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के कुछ प्रावधान बिना राज्यों के स्वीकृति से वह कानून नहीं बन पाता है। तो संघात्मक शासन व्यवस्था में संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान है जिसको बदलने के लिए राज्यों की भी स्वीकृति की आवश्यकता होती है, जैसा कि भारत के संविधान में है। तो ये सभी उपबंध भारत को एक संघात्मक शासन व्यवस्था, इस सभी उपबंधों के द्वारा भारत में एक संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या भारत का संविधान संघात्मक है, तो आप बोलेंगे हाँ कैसे है, इस प्रावधान को बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे, इसके माध्यम से आप बताएंगे। लेकिन भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना जरूर की गई है, उसके मूलभूत लक्षण भारतीय संविधान में समाविष्ट है, लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय संविधान में कुछ एकात्मकता के लक्षण है, यानी एकात्मक संविधान के भी लक्षण है। और कहिएगा क्या है, तो उसको देखेंगे। अब भारतीय संविधान में एकात्मक लक्षण यानी एकात्मक संविधान के लक्षण, एक एक संविधान के लक्षण, वो तो संघात्मक हो गया, और एक एक संविधान, जैसा कि ब्रिटेन का संविधान एक एक है, ब्रिटेन की शासन व्यवस्था एक एक शासन व्यवस्था है, वहाँ सरकार एक ही है, ब्रिटेन की सरकार है, वहाँ राज्य सरकार नहीं है। लेकिन भारत में, अमेरिका में क्या है, वहाँ राज्य सरकार भी है, ऑस्ट्रेलिया में राज्य सरकार भी, प्रांत भी है, लेकिन भारत में अलग है। लेकिन भारतीय संविधान में कुछ एकात्मक लक्षण है, यानी एक एक संविधान की भी स्थापना करता है। इसलिए कहा जाता है कि भारत का संविधान शरीर से संघात्मक है और आत्मा से क्या है, एकात्मक है। शरीर से संघात्मक, आत्मा से एकात्मक। समझ रहे हैं। तो अब इस भारतीय संविधान में एकात्मक लक्षण क्या है? शरीर से, आप जैसा कि पहले ही कहे हैं कि शरीर से एक संघात्मक और आत्मा से आत्मा से एकात्मक है। यानी भारतीय संविधान को एकात्मक संविधान भी कहा जाता है, एक एक संविधान भी कहा जाता है। आखिर क्यों? इसके कई लक्षण हैं। क्योंकि सबसे पहले है, भारत में जैसा कि अमेरिका की तरह देखिएगा तो संघात्मक शासन व्यवस्था में राज्यों की भी संविधान होती है और केंद्र की भी संविधान होती है। लेकिन भारत के संविधान में, भारत में देखेंगे तो यहाँ एक ही संविधान से दोनों जो शक्ति प्राप्त करता है, एक ही संविधान है। दूसरा है एकल नागरिकता है। यहाँ भारत का कोई नागरिक किसी राज्य की नागरिक नहीं होता है, वो भारत की नागरिक होगा। अनुच्छेद 5 भारत का नागरिक जो है कि देश के नागरिक को भारत का नागरिक घोषित करता है। यह एकल नागरिकता है। अमेरिका में जो वहाँ राज्यों की भी नागरिकता लेनी पड़ती है और अमेरिका की भी नागरिकता लेनी पड़ती है। लेकिन भारत में जो है अगर किसी राज्य की कोई नागरिकता का प्रावधान नहीं है, देश भारतीय नागरिक होगा, भारत का नागरिक होगा, तो एकल नागरिकता है। उसके बाद जो है यहाँ पर देखेंगे तो भारतीय शासन व्यवस्था में केंद्र को अधिक शक्तिशाली, केंद्र को वित्तीय दृष्टि से अधिक जो है शक्तिशाली बनाया गया है। शक्तियों का बंटवारा केंद्र राज्यों के बीच किया गया है, लेकिन वित्तीय शक्तियों के बंटवारा में आप देखेंगे तो केंद्र के पास अधिक वित्तीय संसाधन है, उसके पास अधिक टैक्स आता है, उपकर अधिभार लगाने की शक्ति है, केंद्र को बाहरी देशों से ऋण लेने की शक्ति है, लेकिन किसी भी राज्य को विदेशों से ऋण लेने का अधिकार नहीं है, शक्ति नहीं है। उपकर अधिभार नहीं लगा सकता है, वह केंद्र सरकार लगाता है। इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, जो भी अधिक टैक्स आने वाला राशि है वह सब जो है केंद्र को है। तो केंद्र के पास अधिक वित्तीय शक्ति है, तो अपने वित्तीय शक्ति के आधार पर केंद्र जो है राज्यों पर नियंत्रण बनाता है। अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति, प्रोन्नति, अनुशासनिक कार्रवाई जो है कौन करता है? केंद्र सरकार द्वारा करता है।
लेकिन यह काम कौन करता है, कहाँ करता है, राज्य सरकार में। ऑल इंडिया सर्विस में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जो है केंद्र द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, यूपीएससी द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इस पर कंट्रोलिंग किसका होता है, केंद्र सरकार का। लेकिन यह काम किसके यहाँ करता है, राज्य सरकार के यहाँ। वेतन कौन देता है, राज्य सरकार देता है। तो अखिल भारतीय सेवाओं के माध्यम से केंद्र सरकार राज्यों पर नियंत्रण रखता है। राज्यपाल नियुक्ति। अब राज्य के संवैधानिक कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन है, राज्य शासन का, राज्य कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल होता है। संसदीय शासन व्यवस्था केंद्र के तहत राज्यों में अपनाया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था में देखे ही है कि कार्यपालिका दो प्रकार का होता है, एक संवैधानिक कार्यपालिका और एक वास्तविक कार्यपालिका। तो राज्य की, किसी भी राज्य की संवैधानिक कार्यपालिका कौन है, राज्यपाल है। लेकिन वह संवैधानिक कार्यपालिका है और राज्य का प्रमुख होता है, लेकिन उसकी नियुक्ति कौन करता है, केंद्र सरकार करता है। तो केंद्र के माध्यम से, केंद्र राज्यपाल के माध्यम से राज्य सरकार पर नियंत्रण रखता है। जिसकी नियुक्ति करेंगे उस पर तो नियंत्रण आप रखेंगे ना। अच्छा, संघ को क्या है, राष्ट्र सूची पर कानून बनाने की शक्ति है। समान परिस्थिति में नहीं है, लेकिन असमान परिस्थितियों, विशेष परिस्थितियों में केंद्र सरकार को राष्ट्र सूची पर कानून बनाने की शक्ति है। अब कहिए किस किस परिस्थिति में, तो अनुच्छेद 253 के तहत अंतर्राष्ट्रीय करारों को लागू करने के लिए अगर भारत किसी देश के साथ कोई संधि किया है, उस संधि को लागू करने के लिए वो राष्ट्र सूची पर कानून बना सकता है। अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से संकल्प पारित करता है कि संसद को राष्ट्र सूची पर कानून बनाना चाहिए, तो संसद जो है राष्ट्र सूची पर कानून बना सकता है। अनुच्छेद 352 के तहत आपात की घोषणा होती है, संसद को राष्ट्र सूची पर कानून बनाने की शक्ति मिल जाती है। अगर दो या दो से अधिक राज्य सरकार केंद्र सरकार को अनुरोध करता है तो संसद उस पर कानून बना सकती है। समझ रहे हैं, राष्ट्रपति शासन लागू होता है उस समय भी कानून बना सकती है। तो यही स्थिति है, तो संघ को राष्ट्र सूची पर कानून बनाने की शक्ति है। और सबसे बड़ी बात है क्या है कि अनुच्छेद 3 के तहत केंद्र सरकार, संघ सरकार, केंद्र सरकार बोलेंगे, संघ सरकार, उसको संघ सरकार मानिएगा या केंद्र बोलिए, तो क्या करता है कि नए राज्यों के निर्माण और विनाश करने की शक्ति है। यानी अब देखेंगे अनुच्छेद 3 के तहत बिना राज्यों से पूछे ही किसी भी राज्य को नष्ट कर सकता है, उसकी सीमा बदल सकता है, उसका नाम बदल सकता है केंद्र सरकार। समझ रहे हैं, तो यह स्थिति है। और राज्यों को निर्देश देने की शक्ति भी है केंद्र सरकार को। तो इसी आधार पर कहा जाता है कि भारत का संविधान क्या है, एकात्मक है, एकीक है। समझ रहे हैं, जो कि संघात्मक व्यवस्था, संघात्मक उपबंध भी है और एकात्मक उपबंध भी है। तो इसी आधार पर अगर कोई क्वेश्चन आ जाएगा कि भारत का संविधान शरीर से संघात्मक, आत्मा से एकात्मक है, मूल्यांकन करे, तो संघात्मक जो है उसको दिखाइएगा और एकात्मक है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि भारत का संविधान जो है, अब इसको लिखने के बाद लिखिएगा, इसका अर्थ यह नहीं है कि भारत का संविधान संघात्मक नहीं है। ये जरूर है कि भारतीय संविधान में कुछ एकात्मक उपबंध किए गए हैं, समझ रहे हैं, एकात्मक उपबंध किए गए हैं, लेकिन इसका अर्थ कतई नहीं कि संघात्मक है। इसके पीछे निम्न तर्क दीजिएगा। क्या क्या तर्क दीजिएगा, पहला सुनिए। भारत को सच्चा क्या है, हाँ, क्या भारत को सच्चा संघ कहना सही है? तो यहाँ संघात्मक लक्षण हम पहले ही पढ़ाए हैं, एकात्मक लक्षण आपको लिखना है और तर्क देना है कि भारतीय संविधान में संघात्मक, एकात्मक प्रावधान, एकात्मक लक्षण के प्रावधान जरूर किए गए हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि भारत को एक सच्चा संघ नहीं कहा जा सकता है। भारत एक संघात्मक शासन व्यवस्था वाला देश है। इसके पीछे निम्न तर्क है, कुछ एकात्मक तत्वों को समावेश करके भारत सरकार, संविधान निर्माता, जो संघवाद के दोषों को दूर किया है। भारतीय संविधान में जो एकात्मक लक्षण है, इसके पीछे तर्क दिया गया था कि कुछ एकात्मक इस तत्वों को संविधान में समावेश करके संघात्मक शासन के जो दोष है उसको दूर किया गया है। पहला तर्क है इसके शामिल करने के। और केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया है, या एकात्मक लक्षण के कारण ही केंद्र शक्तिशाली है। एकात्मक लक्षण को शामिल करके केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है, जिसका इसलिए ताकि वो भारत की एकता अखंडता की रक्षा कर सके।
अगर आपको देश की सुरक्षा, एकता, अखंडता की रक्षा करना है तो शक्ति भी अधिक देना होगा। जिस जिस समय संविधान का निर्माण किया जा रहा था उस समय विघटनकारी तत्व जो है प्रबल था। दक्कन में, हैदराबाद में, जम्मू कश्मीर में, पश्चिम बंगाल में दंगे हो रहे थे, सांप्रदायिक दंगे होते हैं। विघटनकारी तत्व जो है देसी रियासत जो है, देश अलग अस्तित्व बनाए रखने के लिए जो है सोच रहे थे। तो इन सब स्थिति में अगर केंद्र को अगर शक्तिशाली नहीं बनाया जाता तो फिर क्या होता, देश बिखर जाता। एकता बनाने के लिए, और अगर वर्तमान में भारत सरकार, भारत की शासन व्यवस्था संघात्मक शासन व्यवस्था, इसके पीछे क्या है, यहाँ कोई एक सरकार शासन नहीं चला रहा है, यहाँ 29 सरकार शासन चला रहा है। 28 को राज्य एवं केंद्र सरकार, 29 सरकार काम कर रही है, समझ रहे हैं। उसके बाद भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है, अगर अमेरिका की अनुकूलन नहीं किया गया, ऑस्ट्रेलिया का अनुकूलन नहीं किया गया है, इसका अर्थ ये नहीं है कि भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था भारत में नहीं है। भारत का जो संघात्मक व्यवस्था है वो भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल है, वो किसी का सीधे सीधे कॉपी नहीं किया गया, अमेरिका की तरह, ऑस्ट्रेलिया की तरह। बहुत विद्वानों का मानना है कि भारत में जो है अमेरिका की तरह संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है, ऑस्ट्रेलिया की तरह नहीं है, वहाँ संघात्मक व्यवस्था नहीं है, क्योंकि संविधान में ज़्यादातर उपबंध एकीक है, केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। लेकिन केंद्र को शक्तिशाली बनाने के पीछे रीजन है, जो भारत में जो संघात्मक शासन व्यवस्था जो अपनाई गई है वो भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल है, समझ रहे हैं। तो यही तर्क दीजिएगा, दोनों लिखने के बाद 1 2 3 4 5 पॉइंट में तर्क दीजिए, पीडीएफ में लिखा होगा, उससे हो जाएगा। आगे आइए, अब शक्तिशाली केंद्र की स्थापना क्यों किया गया है, तो इसके 3 कारण है। सबसे पहला, भारत की शक्तिशाली केंद्र राष्ट्र भारत की एकता का परिचायक है। जैसा कि जानते होंगे 1919 के अधिनियम में केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया गया था, 1935 के अधिनियम में भी केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया गया था, और लंबे समय तक ब्रिटिश सरकार पूरे देश पर नियंत्रण स्थापित करके एक शक्तिशाली केंद्र को अधिक शक्तिशाली जो है बनाए रखा था। भारत की जनता क्या हुआ कि केंद्र की जो अधिक शक्तिशाली जो ब्रिटिश शासन की व्यवस्था थी उससे देश के लोग अभ्यस्त हो गया था शक्तिशाली केंद्र से। क्योंकि ब्रिटिश शासन काल के दौरान ब्रिटिश सरकार राष्ट्रीय शासन में जो अधिक शक्तिशाली था, देश के लोग भी एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार से अभ्यस्त था। इसलिए संविधान निर्माता उस स्थिति को यथावत जो है स्वीकार कर लिया था, और संविधान निर्माता जिस तरीके से ब्रिटिश सरकार अपनी जो है अपनी केंद्रीय शक्तिशाली अपनी शक्ति के बल पे पूरे भारत को एकजुट बनाए रखा था, बहुत सारे लोग इसमें जोड़ा भी था, बहुत सारे जो है आसपास के, तो उसी आधार पर संविधान निर्माता जो है इस प्रावधान को केंद्र को शक्तिशाली ही रखे थे। उसके बाद जो है शक्तिशाली, अगर मान लीजिए केंद्र को शक्तिशाली नहीं बनाया रखता, क्योंकि शक्तिशाली केंद्र भारत की एकता बनाए रखने का साधन है, संविधान निर्माता का भी मानना था कि केंद्र को शक्तिशाली नहीं बनाएंगे तो भारत की एकता कैसे रहेगी, सुरक्षा, एकता, अखंडता की रक्षा कैसे होगी। जिस तरीके से उस समय हैदराबाद में या अलग अलग जो है जगहों पे देसी रियासत मुंह उठा रहा था, सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, विघटनकारी तत्व जो है उभर रहे थे, अब उस पर अंकुश लगाने के लिए, सबको एक बनाए रखने के लिए किस केंद्र को शक्तिशाली बनाए रखना आवश्यक था। और देश जब आजाद हो रहा था उस समय देश को जो है क्या हुआ कि पूरे राष्ट्र के विकास की समस्या थी, कृषि के विकास के लिए, पूरे देश के औद्योगिकरण के लिए, सिंचाई के लिए, पंचवर्षीय योजना के क्रियान्वयन को लेकर, तो पूरे देश के विकास का सवाल था। अगर राज्य सरकार पर ही छोड़ता तो पूरे देश का विकास नहीं हो पाता, इसलिए केंद्र को अधिक शक्ति दी गई ताकि वह पूरे समुचित देश का विकास कर सके। आज अगर पूरे देश को केंद्र को शक्तिशाली नहीं बनाया रहता तो भारत सरकार जो नया नया नेशनल हाईवे बना रहा है, एक्सप्रेसवे पुल बना रहा है, नहीं बनता। तो आज जो है केंद्र सरकार के कारण ही बड़े बड़े जो दामोदर घाटी परियोजना जो है या गंडक परियोजना जो है, जो जितने भी सिंचाई परियोजनाएं हैं
नेहरू जी उसे जो है भारत का मंदिर कहा था। बड़े बड़े सिंचाई परियोजना है, राउर किला भिलाई है, दुर्गापुर है, या हरित क्रांति है। आता नहीं होता और केंद्र को शक्तिशाली नहीं बनाते तो आज हरित क्रांति हो या औद्योगिकरण की बात हो या सिंचाई परियोजना की बात हो, समझ रहे हैं, ये केंद्र को शक्तिशाली बनाने के कारण ही हुआ है। और बड़े बड़े राष्ट्रीय राजमार्ग का रेल मार्ग जो देख रहे हैं, केंद्र के शक्तिशाली बनाने के कारण ही संभव था। अब हम आगे चर्चा करेंगे। चलिए, अब है भारत में संघवाद के प्रतिमान मॉडल। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि आगे भारत में संघवाद के कितने मॉडल हैं, तो अलग अलग मॉडल है। अब देखिए, एक सहयोगात्मक संघवाद, सहयोग संघवाद लिखे हैं, इसमें सहयोगात्मक लिखिएगा, सहयोगात्मक संघवाद, संघवाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। सहयोगात्मक संघवाद क्या होता है? सहयोगात्मक संघवाद एक ऐसा संघवाद होता है, संघवाद तो जानती है क्या होता है? संघवाद एक तंत्र जिसमें शासन सरकार के दो स्तर होती है। संघवाद एक तंत्र है जिसमें शासन के दो स्तर या सरकार के दो स्तर होती है, यानी दो प्रकार की सरकार कार्य करती है। तो देखेंगे सहयोगात्मक संघवाद में क्या होता है कि जो सहयोगात्मक असंघवाद, संघवाद में दो सरकार होगा, सहयोगात्मक कह रहा है। तो एक ऐसा संघवाद होता है जिसमें दो सरकारें परस्पर सहयोग द्वारा शासन का संचालन करता है। केंद्र और राज्य दोनों सहयोग द्वारा शासन का संचालन करेगा, ताकि, और इसमें क्या होता है, एक दूसरे की निर्भरता रहती है। केंद्र की भी निर्भरता होगी राज्यों पे और राज्यों की भी केंद्र पर निर्भरता होती है। इससे कार्यकुशलता बढ़ती है, प्रशासन जो है प्रभावी होता है। अब भारत में ध्यान दीजिए कैसे कॉम्पिटिटिव कोरोना काल में ऑक्सीजन वितरण को लेकर, ऑक्सीजन आपूर्ति को लेकर, वैक्सीनेशन कार्यक्रम को लेकर, देखिए केंद्र राज्यों के बीच कैसे सहयोग हो रहा है। केंद्र राज्यों के बीच जो है सहयोग होता है। NFA से, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो अनाज दिया जाता है उसमें केंद्र राज्यों के बीच सहयोग है। GST में जो है किसी तरीके से कैसे केंद्र राज्य दोनों मिलकर GST कानून को लागू किए हुआ है। GST केंद्र राज्य दोनों मिलकर लागू किया हुआ है। बहुत सारे केंद्रीय कानून हैं जिसको केंद्र राज्य दोनों मिलकर, योजनाएं हैं। अब विभिन्न योजनाओं के ले लीजिए, मनरेगा ही ले लीजिए, प्रधानमंत्री आवास योजना ले लीजिए, स्वच्छ भारत ले लीजिए, उज्ज्वला योजना, तो कहीं ना कहीं केंद्र राज्य जो है मिलकर इस योजना को संचालित करता है। केंद्र भी राशि देता है और राज्य सरकार भी अपना अनुदान देता है। तो सहयोगात्मक संघवाद में क्या होता है, केंद्र राज्य परस्पर सहयोग से दोनों शासन का संचालन करते हैं, दोनों एक दूसरे के दायरे में रहते हुए। इससे और दोनों की निर्भरता बढ़ती है, समन्वय बढ़ता है, कार्यकुशलता बढ़ती है। राज्य सरकारों को भी केंद्र सरकार के का अनुभव का लाभ मिलता है और केंद्र सरकार को भी राज्य सरकार की योजनाओं का अनुभव का लाभ मिल जाता है। तो आखिर सहयोगात्मक संघवाद के लिए हाल में सहयोगात्मक संघवाद को बढ़ावा देने वाले क्या क्या कारण हैं? सबसे पहले देखेंगे वित्त आयोग। अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है और वित्त आयोग केंद्र राज्यों के बीच राजस्व वितरण के सिद्धांत को निर्धारित करता है। और इसी सिद्धांत के आधार पे केंद्र से राज्यों को राजस्व जो है का बंटवारा होता है केंद्र राज्यों के बीच। तो हाल के वर्षों में 14वें 15वें वित्त आयोग ने राज्यों को अधिक वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अधीन 13वें वित्त आयोग की तुलना में अधिक राजस्व का हस्तांतरण किया है। 14वें वित्त आयोग 42%, 15वें वित्त आयोग 41%। टोटल पैसा का 41% किसको बांटा जाएगा? 15वें वित्त आयोग राज्यों को 41% में राज्यों के बीच बांटा जाएगा, बाकी केंद्र सरकार के पास रहेगा। तो अधिक हस्तांतरण किया है। GST काउंसिल है, GST काउंसिल में राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। यह GST काउंसिल दोनों राज्य सरकार के और केंद्र सरकार के वित्त मंत्री और राज्य सरकार के वित्त मंत्री मिलकर GST दरों को निर्धारित करता है। कौन से कर GST में शामिल किया जाएगा इसका निर्णय करते हैं। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल देखेंगे। नीति आयोग में राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं था,
लेकिन नीति आयोग में राज्यों का प्रतिनिधित्व है। अब क्या होता है, नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल में शासन संबंधी मुद्दे पर जो है दोनों एक दूसरे के बीच सहयोग करते हैं, समन्वय करते हैं। समझ रहे हैं? केंद्र राज्य मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन में जो है सभी लोग आपस में मिलकर, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, भारत सरकार मिलकर क्या हो गया, अच्छा चलिए आगे देखेंगे। मुख्यमंत्री का सम्मेलन है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है। अच्छा चलिए उसको देखेंगे इसको। हाँ, मुख्यमंत्री का सम्मेलन है, इसके माध्यम से आपस में सहयोग होता है। राज्यपालों का सम्मेलन होता है, इसके माध्यम से होता है। तो ये तो क्या हो रहा है, थोड़ा सा तकनीकी फॉल्ट हो जाने के कारण ऐसा हुआ है। तो मुख्यमंत्री के राज्यपालों का सम्मेलन यहाँ था, राज्यपालों राज्यपालों का सम्मेलन, इसके माध्यम से एक दूसरे का सहयोग करते हैं। अब सहयोगात्मक संघवाद के मार्ग में उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद है, क्षेत्रीय परिषद है। अब इस सब के बारे में आगे पढ़ेंगे। सीधे क्षेत्रीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद याद रखना है। अब देखिए सहयोगात्मक संघवाद के मार्ग में क्या क्या चैलेंजिंग है। सबसे पहले सीबीआई, एनआई, ईडी को लेकर, क्योंकि राज्यों में जो है, राज्यों का आरोप है कि राज्य सरकार सीबीआई, ईडी, एनआई को लेकर उसके प्रशासन में, उसकी स्वायत्ता में, जो राज्य प्रशासन में हस्तक्षेप कर रहा है, राज्य के अधिकारियों को जो है परेशान किया जा रहा है, राज्यों की स्वायत्ता को कम किया जा रहा है इसके माध्यम से। दूसरा है केंद्रीय अनुदान को लेकर केंद्र राज्यों के बीच विवाद फंसा हुआ है। अब बिहार सरकार ही जो है केंद्र पर जो है 15वें वित्त आयोग के जो पंचायतों के अनुदान है उसमें देरी को लेकर जो है बिहार सरकार नाराज है। उसके बाद सामाजिक सुरक्षा के जो केंद्रीय अनुदान है वो अभी तक नहीं मिल पाया है, इसको लेकर केंद्र बिहार सरकार का नाराजगी है। क्या होता है, केंद्रीय योजना में 40 और 60 का रेशियो होता है। 60 केंद्र देता है, 40 राज्य सरकार देता है। तो 60 केंद्र सरकार देर से विलम्ब करता है, इसको लेकर भी राज्यों को आपत्ति है। बिहार सरकार का जीएसटी क्षतिपूर्ति को लेकर भी राज्यों का विवाद है। अखिल भारतीय सेवाओं के अनुशासनिक कार्रवाई, उसके पोस्टिंग को लेकर विवाद है। उसके बाद राज्यपालों की भूमिका को लेकर अभी तमिलनाडु सरकार जो है, केरल सरकार राज्यपाल की भूमिका को लेकर भी आवाज उठाया था। तो राज्यपाल भी राज्य के जो विरोधी दल की राज्य सरकार होती है उनमें अनावश्यक हस्तक्षेप करता है, प्रशासन सक्रिय हो जाता है, इसको लेकर विवाद पैदा हो जाता है।
राज्य सरकार का मन है कि राज्यपाल अपना राजभवन में बैठकर काम करे, वो बाहर नहीं निकले। अब केरल के राज्यपाल क्या हुआ कि वो बाहर जो है जूस पीने निकल गए थे। इसको लेकर राज्य सरकार आलोचना किया है। हमेशा जो है सरकार गिराने के ताक में रहता है, राज्य सरकार को बदनाम करने के ताक में रहता है। तो ये स्थिति है, इसको भी पढ़िएगा, आगे आगे हम चर्चा करेंगे। अब जो है प्रतिस्पर्धी संघवाद क्या है, सबसे पहले ये जानना है कि आखिर प्रतिस्पर्धी संघवाद। देखिए प्रतिस्पर्धी संघवाद एक ऐसा संघवाद होता है जिसमें जो दो प्रकार की सरकार होती है उसके बीच जो है नागरिक सेवा मुहैया कराने के लिए, गुणवत्तापूर्ण नागरिक सेवा मुहैया कराने के लिए एक दूसरे के बीच जो है प्रतिस्पर्धा होता है। आर्थिक समृद्धि को लेकर, औद्योगिकरण को लेकर, कृषि के विकास को लेकर, विभिन्न इकाइयों के बीच यानी विभिन्न राज्यों के बीच और विभिन्न राज्य और केंद्र के बीच प्रतिस्पर्धा होता है। आर्थिक समृद्धि को लेकर, गुणवत्तापूर्ण नागरिक सुविधा को लेकर, बेहतर सुविधा प्रदान करने को लेकर तो प्रतिस्पर्धा होता है। अब देखिए भारत में प्रतिस्पर्धी संघवाद का क्या उदाहरण है। बिहार सरकार के जल जीवन मिशन केंद्र सरकार अपनाया है। केंद्र सरकार देखे होंगे कई केंद्रीय योजनाओं को राज्य सरकार जो है अपनाया है। बिहार सरकार पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। यह मॉडल उत्तराखंड भी अपना लिया, अन्य राज्य भी अपना लिया है। समझ रहे हैं, एक बार राज्य सरकार शुरू करता है और कोई अच्छा रहेगा, दूसरा राज्य सरकार अपनाने लगता है। तो प्रतिस्पर्धी संघवाद में यही होता है। अब देखिए प्रतिस्पर्धी संघवाद में क्या है, हर राज्य का अपना अपना विकास मॉडल आ गया है। जोगी मॉडल, नीतीश मॉडल, केजरीवाल मॉडल। अब अरविंद केजरीवाल फ्री में सब चीज देना शुरू किया, बस में भी फ्री महिलाओं के लिए, फ्री में जल, फ्री में बिजली। अब यह सरकार कांग्रेस अपना लिया। कांग्रेस क्या किया, राजस्थान गवर्नमेंट 500 में सिलेंडर देने का अनाउंस किया, तो बीजेपी जो है अपने चुनावी घोषणा पत्र में 450 में गैस सिलेंडर देने का जो है घोषणा किया। तो प्रतिस्पर्धी संघवाद यही होता है। अब बिहार सरकार 35% महिलाओं को सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया है, कई राज्य सरकार दे दिया है। तो प्रतिस्पर्धी संघवाद में क्या होता है कि राज्य जो है, जो राज्य अच्छा कर रहा है उसको कॉपी किया जाता है, प्रतिस्पर्धा किया जाता है, कॉपी करके फिर उस पर आगे बढ़ जाता है। अभी एक राज्य सरकार, पहले गुजरात में निवेशकों का सम्मेलन होता था, आज जो है देखेंगे तो बिहार में भी निवेशकों का सम्मेलन हो रहा है, हर राज्य में निवेशकों का सम्मेलन हो रहा है। अभी हुआ ना बिहार इन्वेस्टर समिट, हुआ है कि नहीं, हुआ है कि नहीं बिहार इन्वेस्टर सर्विस, अब निवेशकों का सम्मेलन, इन्वेस्टमेंट समिट हुआ ना बिहार में। तो यह स्थिति होती है प्रतिस्पर्धी संघवाद में। आखिर प्रतिस्पर्धी संघवाद क्यों आवश्यक है, क्योंकि देखिए उदारीकरण के बाद जो है लोगों में विकास की आकांक्षा पैदा हुआ है। अब मान लीजिए बिहार सरकार 2 लाख टीचर की बहाली निकाल दिया है, यूपी सरकार पर था दबाव की सर बहाली निकालना है, यूपी सरकार भी 60,000 के आसपास पुलिस की बहाली निकाला है। समझ रहे हैं, और हर राज्य सरकार पर दबाव पड़ रहा है। उदारीकरण के बाद क्या हुआ, 1991 में उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण की नीति के बाद क्या हुआ कि लोगों में विकास के प्रति, नागरिक सुविधा के प्रति आकांक्षा बढ़ा है, गुणवत्तापूर्ण नागरिक सुविधा की मांग कर रहा है। अगर नागरिक सुविधा बेहतर नहीं देंगे तो राज्य सरकार को नुकसान होगा, इसलिए आप आपस में प्रतिस्पर्धा की जा रही है ई डिजिटल गवर्नेंस के लिए। देखिए हाल के वर्षों में क्या हुआ है कि लोगों में विषमता बढ़ी है, विभिन्न राज्यों के बीच जो है काफी आर्थिक विषमता बढ़ी है। कुछ राज्य बहुत आगे चले गए हैं, कुछ राज्य पिछड़ गए हैं 1991 के बाद। तो अब इस स्थिति में पिछड़ेपन को दूर करने के लिए प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना होगा, यह स्थिति है। और नीति आयोग की स्थापना किया गया है। नीति आयोग जो है विभिन्न जल सूचकांक, व्यापार सूचकांक, व्यापार सुगमता सूचकांक, शिक्षा सूचकांक, इसी कौशल विकास सूचकांक, इस सब के व्यापार सूचकांक, इस सब के माध्यम से विभिन्न राज्यों के बीच जो है आर्थिक विकास, सामाजिक सुधार प्रोत्साहित कर रहा है। देखिए जल, पेयजल के लिए, खाद्य सुरक्षा के लिए, व्यापार के लिए अलग अलग सूचकांक जारी करके विभिन्न राज्यों को रैंकिंग की जाती है, ताकि राज्य जो है इससे प्रतिस्पर्धा करके आगे बढ़े। यह स्थिति है।
अब हम आगे चर्चा करेंगे। एकात्मक संघवाद, देखिए भारत में एकात्मक संघवाद भी है, और एकात्मक संघवाद जो है संविधान के कुछ प्रावधानों में निहित है। संवैधानिक प्रावधानों के तहत एकात्मक संघवाद है, जो कि एकल नागरिकता है। देखे होंगे भारत में दहन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की शक्ति नियुक्त है। जैसा कि जानते हो कि सभी विधेयक लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में जाता है, या राज्यसभा से लोकसभा में आता है। लेकिन धन विधेयक केवल लोकसभा ही प्रस्तुत किया जाता है, राष्ट्रपति की सिफारिश पे ही प्रस्तुत किया जाएगा। और सभी विधेयक लोकसभा से राज्यसभा में विचार विमर्श पारित करने के लिए भेजा जाता है। लेकिन धन विधेयक जो होता है वो राज्यसभा में केवल विचार विमर्श के लिए जो है भेजा जाता है। अगर 14 दिन के भीतर नहीं लौटाया तो मान लिया जाता है कि लोकसभा उस रूप में पारित किया है जिस रूप में पारित किया था। तो धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की शक्ति न्यून है। और राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? राज्यों का। पहले ही बोले हैं कि राज्यसभा क्या है? संघात्मक शासन व्यवस्था में उच्च सदन राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन यहाँ तो धन विधेयक के सामने में राज्यों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। केंद्र के धन के बारे में कोई शक्ति नहीं है। और भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था है। अब वही कानून, केंद्र के कानून हो, राज्य सरकार का कानून, दोनों कानून की सुनवाई कहाँ होती है? एक ही न्यायालय में, चाहे उच्चतम न्यायालय हो या उच्च न्यायालय हो, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट। राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार, राष्ट्रपति। और राज्यों का केंद्र पर वित्तीय निर्भरता है। देखे हैं कि राज्य जो है, बिहार सरकार का 71% राशि जो है केंद्र से आता है। हर राज्य का यही हाल है। कुछ राज्यों का अपना भी संसाधन है, जैसे महाराष्ट्र है, यूपी गवर्नमेंट है, हरियाणा, इस सब के पास अपना भी अच्छा संसाधन है, क्योंकि औद्योगिकरण हुआ है उस राज्य में। पैसा उद्योग से आता है ना, बिना औद्योगिकरण से पैसा नहीं आएगा। आप जितने भी ऑफिसर बनने जा रहे हैं, आपको वेतन कहाँ से मिलेगा? इस देश के औद्योगिक व्यापार से मिलता है, टैक्स से आपको तनख्वाह मिलेगा। राज्य सरकार कुछ नहीं है, टैक्स आम जनता देता है, वही पैसा सरकार मैनेज करके आपको वेतन के रूप में देती है। इसलिए काम कीजिएगा ऑफिसर बनने के बाद। तो एकात्मक संघवाद देख लिए। अब लोग सौदेबाजी वाला संघवाद, अब देखिए भारत में सौदेबाजी वाला संघवाद भी है। अब कैसे है? संविधान के कुछ प्रावधान द्वारा ही सौदेबाजी वाला संघवाद का उदय हुआ है। अब देखिए राज्य कानूनों का, अब राज्य कानूनों को, जैसा कि राज्य कानूनों को राज्यपाल क्या करता है? राज्य कानून को राष्ट्रपति या तो स्वीकृति देता है, नामंजूर करता है, स्वीकृति देने से इनकार करता है, या पुनर्विचार के लौटाता है, या राष्ट्रपति के लिए विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करता है अनुच्छेद 200 के तहत। तो राष्ट्रपति राज्य विधेयकों को क्या करता है? स्वीकृति देता है। सौदेबाजी, अब कोई राज्य सरकार क्या करता है कि राष्ट्रपति से अपने विधेयकों को स्वीकृति दिलाने के लिए केंद्र से सौदेबाजी करने लगता है, मेलजोल करने लगता है कि आप स्वीकृति दिलवा दीजिए, आपको हम समर्थन दे देंगे। कहाँ? राज्यसभा में, लोकसभा में, या महत्वपूर्ण विधेयकों पे। विवेकानिदान अनुदान अनुच्छेद 283 के तहत जो है केंद्र सरकार अपने मर्जी से किसी राज्य सरकार को पैकेज दे सकती है। जो विशेष पैकेज देती है इसी के तहत देती है। अब इस विशेष पैकेज के लिए मान लीजिए बिहार को जरूरत है, तो बिहार सरकार राष्ट्रपति चुनाव में केंद्र सरकार के विधेयकों को पारित करने में वह सौदेबाजी करती है कि आप हमको पैकेज दीजिएगा तो हम आपको समर्थन देंगे। तो यह स्थिति है। केंद्र का वित्तीय मजबूती, अब केंद्र सरकार की वित्तीय निर्भरता है, क्योंकि केंद्र सरकार के पास संसाधन अधिक है। अब हर राज्य सरकार को केंद्र से अधिक राशि लेने के लिए अब केंद्र के से मेलजोल करता है। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू सरकार जो है 1000 करोड़ मांग रहा था। कभी विशेष राज्य के दर्जे को, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विशेष राज्य के दर्जे को लेकर सौदेबाजी कर सकता है, कई बार हुआ भी है। और सबसे बड़ी बात है कि राज्यों की सुरक्षा की करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार को दी गई है। अब इसको लेकर केंद्र सरकार CBI, NI, ED, CRPF अब इस सब के माध्यम से कंट्रोल करता है। अब इस सब को लेकर सौदेबाजी होती रहती है, सौदेबाजी, बार्गेनिंग होगा। इसके अलावा घटक दल, राज्य सरकार क्या करता है? महत्वपूर्ण मंत्रालय के लेकर महत्वपूर्ण मंत्रालय, अब कांग्रेस सरकार में राजद द्वारा रेल मंत्रालय को लेकर, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा रेल मंत्रालय को लेकर,
विभाग को लेकर, विशेष अनुदान लेकर, आर्थिक पैकेज को लेकर, सीबीआई की जांच को रुकवाने को लेकर, इस सब को लेकर जो है सौदेबाजी होती रहती है केंद्र राज्यों के बीच। अभी चंद्रबाबू नायडू सरकार केसीआर तेलंगाना में, अब ईडी के जांच को रुकवाने के लिए सौदेबाजी हो गया था गुप्त रूप से। तो यह स्थिति है। उसके बाद जो है हम आगे चर्चा करेंगे। अब केंद्र राज्य संबंध पे चर्चा कर रहे हैं। अब भारत में केंद्र राज्य संबंधों को देखने के लिए अब असली आ रहा है केंद्र राज्य संबंध। भारत में केंद्र राज्य संबंध को हम 3 शीर्षकों में बांट कर देख सकते हैं: विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध है। केंद्र राज्य संबंधों को 3 शीर्षकों में बांट कर देख सकते हैं: एक विधायी संबंध में, एक प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। विधायी संबंध में देखेंगे, दोनों के बीच विधायी संबंध जो होता है, विधायी बंटवारा किया गया है। विधायी संबंध में क्या होता है कि दोनों को यह निर्धारित कर दिया गया है कि दोनों को किस किस क्षेत्र में अपना कानून का निर्माण करेगा। अब कानून बनाने के विषय को बांट दिया गया है। विधायी संबंध में मुख्य रूप से 2 चीज याद रखना है: एक तो कानून बनाने का क्षेत्र सबको बांट दिया गया है और एक विषय बांटा है। तो केंद्र सरकार जो है, कहा गया है कि केंद्र सरकार पूरे राष्ट्र के लिए कानून बना सकती है और राज्य सरकार अपने राज्यों की सीमा तक ही कानून बना सकती है। क्षेत्राधिकार निर्धारित किया गया है विधायी संबंध में। विधायी संबंध में यही नहीं कि दोनों के बीच कानून बनाने की दायरा तय कर दिए गए हैं कि विधेयक कौन कौन कहाँ कहाँ बनाएगा। विधायी संबंध में अनुच्छेद 245 से 255 के बीच है और दोनों के बीच जो है क्षेत्र का बंटवारा कर दिया गया है। केंद्र का कानून, केंद्र को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार होगा, शक्ति होगी, और राज्य को अपने राज्य तक ही कानून बनाने की शक्ति होगी। क्षेत्र का बंटवारा और विषय का बंटवारा, अब दोनों के बीच जो है, केंद्र राज्यों के बीच जो है कानून बनाने की विषय का बंटवारा 7वीं अनुसूची के तहत जो है संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची में जो है निर्धारित की गई है। संघ सूची पर कानून बनाने की शक्ति संसद को दी गई है, केंद्र को। समवर्ती सूची पर इस दोनों को कानून बनाने की शक्ति है, दोनों को। और राज्य सूची पर राज्य सरकार को कानून बनाने की शक्ति दी गई है। यह स्थिति है। इसके अलावा अब जो तीनों विषय में शामिल नहीं है, उस पर कानून बनाने के लिए उसको अपशिष्ट शक्ति कहते हैं। अनुच्छेद 248 के तहत केंद्र सरकार को जो है कानून बनाने की शक्ति दी गई है। अब केंद्र की जो विधायी शक्ति है, इसमें भी क्या होता है कि वृद्धि हो जाती है। अब कैसे वृद्धि होती है? सामान्य आपात की स्थिति में राष्ट्र कानून बनाने की शक्ति मिल जाती है। आपात की स्थिति में अनुच्छेद 352 की घोषणा पे, 360 की घोषणा पे, 356 की घोषणा पर भी राज्य का नियंत्रण स्थापित हो जाता है, केंद्र का नियंत्रण राज्य पर। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय कारणों को प्रभावी करने के लिए राज्यसभा के संकल्प से राज्य सूची पर कानून बना सकता है संसद, या 2 या 2 से अधिक राज्य सरकार संसद को अनुरोध करता है तो संसद कानून बना सकती है राज्य सूची पे। तो विशेष परिस्थितियों में केंद्र की विधायी शक्ति में वृद्धि हो जाती है। कैसे वृद्धि हो जाती है आपको बता दी है अभी, बाकी पीढ़ी पढ़िएगा। तो ये स्थिति है। और विधायी विवाद हम देखेंगे। अब प्रशासनिक संबंध देखेंगे। आप केंद्र राज्य के बीच प्रशासनिक संबंध प्रशासनिक संबंध देखेंगे तो सबसे पहले केंद्र का प्रशासन संघ सूची की विषय तक है। जिस तरीके से संघ सूची पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र सरकार को दी गई है, उसी तरीके से संघ सूची के विषयों पर कानून विषयों को लागू करने के लिए, समझ रहे हैं, प्रशासन करने की शक्ति केंद्र सरकार को दी गई है। और राज्य सूची के विषय पर प्रशासन करने की शक्ति राज्य सरकार को दी गई है। और संघ को, राज्य सरकार को नियंत्रण स्थापित किया गया है। और क्या क्या नियंत्रण स्थापित किया गया है देखेंगे। सबसे पहले केंद्र सरकार राज्य सरकारों को राष्ट्रीय महत्व के संचार साधनों को बनाए रखने के लिए निर्देश दे सकती है। राज्य सरकारों को रेल मार्गों के संरक्षण के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। राष्ट्रपति राज्य सरकार को कोई भी संघ का कोई कार्य सौंप सकता है। राज्यपाल भी राज्य का कोई भी कार्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सौंप सकता है। केंद्र सरकार विभिन्न राज्यों के बीच नदी जल बंटवारे के लिए
कानून बना सकता है, अधिकरण का गठन कर सकता है और राज्यपालों की नियुक्ति करती है। इसके माध्यम से केंद्र सरकार राज्य प्रशासन पर नियंत्रण रखता है। ऑल इंडिया सर्विस के माध्यम से ऑल इंडिया IAS IPS IFS की नियुक्ति केंद्र सरकार करता है। यह काम राज्य सरकार के यहाँ करता है। इसके माध्यम से केंद्र सरकार नियंत्रण रखता है। अनुच्छेद 365 के तहत जो है केंद्र सरकार पर यह दायित्व सौंपा गया है कि यह सुनिश्चित करे कि राज्य का प्रशासन संवैधानिक उपबंधों के अनुसार चल रहा है। तो यह स्थिति है। अब देखिए प्रशासनिक विवाद में देखेंगे क्या है। अब प्रशासनिक विवाद में राज्यपाल को लेकर विवाद है। राज्यपाल को लेकर विवाद है। अब देखिए हमेशा जो है जब केंद्र में एक दल की सरकार होती है केंद्र और राज्यों में तो कोई विवाद नहीं होता है। जब अलग अलग दल की सरकार होती है तो केंद्र राज्यों के बीच जो है राज्यपाल को लेकर विवाद पैदा हो जाता है। अभी हाल ही में क्या होता है कि केंद्र में भाजपा सरकार है, बिहार में भी दूसरा गवर्नमेंट है, विरोधी दल की सरकार है, तो वहाँ राज्यपाल एक्टिव हो जाता है सरकार गिराने को लेकर। विधेयकों को जल्दी मंजूरी नहीं देता है, विधेयक को मंजूरी देते समय वो छुट्टी पे चला जाता है, विरोधी दलों से मिलता है, तो इसको लेकर जो सरकार गिराने की ताक में रहता है, सरकार को बर्खास्त कर देता है। कई बार हुआ है उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, 2005 बिहार में ही। तो राज्यपाल हमेशा जो है लेकर विवाद रहता है। नौकरशाही को लेकर केंद्र सरकार राज्य सरकारों को नौकरशाही IAS IPS को लेकर विवाद रहता है, क्योंकि IAS IPS की नियुक्ति केंद्र करता है। केंद्र इसके माध्यम से नियंत्रण रखता है, लेकिन वह काम करता है राज्य सरकार के यहाँ, वेतन राज्य सरकार देता है। और इसके माध्यम से राज्य सरकार का आरोप है कि केंद्र सरकार नौकर IAS IPS के माध्यम से राज्यों को नियंत्रित करता है, राज्यों की स्वायत्तता को कम करता है और साथ ही साथ राज्य सेवा का विस्तार भी रुक जाता है। और राज्य सरकार और नौकरशाह का वेतन जो IAS IPS होता है उच्च वेतनमान होता है, उच्च वेतन होता है। इससे राज्य सरकार के संसाधनों पर भी दबाव पड़ता है। जल विवाद को लेकर जो है हमेशा केंद्र और राज्यों के बीच विवाद रहता है। केंद्र के निर्देशों के पालन को लेकर केंद्र निर्देश देता है, कई बार जो है राज्य सरकार निर्देशों का पालन नहीं करता। अभी हाल ही में मिजोरम सरकार जो है निर्देशों का पालन नहीं किया है। केंद्रीय योजना को लेकर भी विवाद रहता है। अब देखिए केंद्रीय योजना को लेकर विवाद, केंद्रीय योजना अब राज्य सरकार का मानना है कि उसकी समस्या विशिष्ट है। एक केंद्रीय योजना से पूरे देश की समस्या का समाधान नहीं होगा। हर राज्य की समस्या अलग अलग होती है, हर क्षेत्र के लिए अलग अलग योजना चाहिए। देश स्तर पर एक योजना बना दिया जाता है, वही कहता है कि सभी राज्य में क्रियान्वित किया जाए, लेकिन उस राज्य विशिष्ट की जो समस्या होती है उसका निदान नहीं हो पाता है। तो केंद्रीय योजना को लेकर भी विवाद रहता है। इसके बाद अलावा केंद्रीय अनुदान को लेकर राज्य सरकार का आरोप है कि केंद्र सरकार समय पर अनुदान नहीं जारी करता है। अभी बिहार सरकार ही जो है आरोप लगा रही है। तेल के दाम में अब केंद्र सरकार कहता है कि हम तेल के दाम कम कर दिए हैं, लेकिन राज्य सरकार जो है अधिक कमाने के लिए तेल के दाम कम करता ही नहीं है। बिजली की दरों को लेकर भी जो है बिहार सरकार का आरोप है कि केंद्र सरकार विकसित राज्यों की तुलना में बिहार को अधिक दाम पर बिजली देता है। जांच ED CBI NI को लेकर जो है विवाद है। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे केंद्र राज्य वित्त संबंध देखेंगे। केंद्र राज्य वित्त संबंध में आपको देखने का प्रयास करेंगे कि चूंकि जैसा कि जानते होंगे केंद्र राज्य वित्त संबंध में केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। तो केंद्र सरकार को संघ सूची से संबंधित विषयों से संबंधित कर लगाने की शक्ति है। यानी संघ सूची जितने भी विषय है उससे संबंधित विषयों पर कर लगाने की शक्ति जो है केंद्र सरकार को है। राज्य सूची के विषयों से संबंधित कर लगाने की शक्ति जो है राज्य सरकारों को है। उसके बाद जो है GST कानून के तहत जो है IGST है वो केंद्र सरकार वसूलता है, राज्यों को बांट दिया जाता है। केंद्र सरकार को उपकर और अधिभार लगाने की शक्ति दी गई है। और इस सब के माध्यम से केंद्र को वित्तीय दृष्टि से अधिक शक्तिशाली बनाई गई है। इसलिए केंद्र से राज्यों के राजस्व हस्तांतरण के लिए कई व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग के माध्यम से हस्तांतरण किया जाता है।
अनुच्छेद 275 के तहत जो है राज्यों की वित्तीय घाटा को दूर करने के लिए वित्त आयोग की सिफारिश पर सहायता अनुदान दिया जाता है। अनुच्छेद 282 के तहत जो है विवेकाधीन अनुदान केंद्र द्वारा राज्यों को दिए जाते हैं। उसके बाद जो है केंद्रीय योजनाओं के माध्यम से राज्यों को राशि दिए जाते हैं। और अनुच्छेद 293 के तहत जो है राज्य केंद्र से ऋण भी प्राप्त करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि केंद्र राज्य वित्तीय संबंध में एक तो केंद्र को कर लगाने की शक्ति फिक्स कर दी गई है कि आप संघ सूची के विषयों तक ही कर लगाएंगे। राज्य सरकारों को भी सूची कर दिया कि राज्य सूची के विषयों तक ही कर लगाएंगे। और कुछ ऐसे टैक्स है जिसकी वसूली केंद्र करता है और फिर राज्यों को भी बांट दिया जाता है। केंद्र को उपकर अधिभार लगाने की शक्ति दी गई है। इन सब के माध्यम से केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। अभी कहिएगा कि केंद्र को अधिक वित्तीय दृष्टि से अधिक शक्तिशाली क्यों बनाया गया है? इसके पीछे है रीजन है कि संविधान निर्माता का मानना था कि भारत में जो है भारत को व्यापारिक दृष्टि से आर्थिक दृष्टि से एक जो है ब्लॉक बना दिया जाए ताकि जहाँ किसी प्रकार का रुकावट नहीं हो। जगह जगह कर अगर व्यवस्था लगा देंगे तो जैसे कि जीएसटी से पहले जो हर राज्य सरकार को कर लगाने की व्यापक शक्ति था, 17 प्रकार के कर था। तो हर राज्य सरकार को अगर कर लगाने की दे देंगे शक्ति, रुकावट डालता है, विभिन्न आर्थिक दृष्टि से रुकावट डालता है। इसलिए जो है जितने भी अंतर्राष्ट्रीय कर राष्ट्रीय स्तर के कर थे उसको केंद्र को दे दिया गया था कि आप उसके लिए और इस वित्त आयोग की सिफारिश पर क्या कीजिएगा, हर 5 वर्ष पर गठित किया जाएगा राष्ट्रपति द्वारा और इस वित्त आयोग की सिफारिश पर राज्यों को बांट दिया जाएगा ताकि देश जो है आर्थिक दृष्टि से जो है व्यापारिक दृष्टि से पूरे देश जो में जो भी अवरोध है टैक्स संबंधित जो अवरोध होगा वो समाप्त हो सके। समझ रहे हैं? तो यह व्यवस्था की गई है और वित्तीय संबंध पे देख लिए हैं। उसके बाद जो है वित्तीय विवाद में देखेंगे कई प्रकार के विवाद हैं। अब जो है राज्य सरकार जो है अनुदान में पक्षपातपूर्ण वितरण को लेकर आरोप लगाती है। बहुत सारे राज्य सरकार का मानना है कि केंद्र सरकार क्या करता है कि केंद्र सरकार अपने दल के राज्य सरकारों में उसके अपने दल के पार्टी की कोई राज्य सरकार है तो उसको अधिक अनुदान देती है, विरोधी दल को जो है अनुदान में भेदभाव करती है। केंद्र प्रायोजित योजना की राशि को लेकर विवाद है। केंद्र प्रायोजित योजना के राशि और साथ ही केंद्र प्रायोजित योजना को लेकर विवाद है। राज्यों का आरोप है कि केंद्र क्या करता है, विदेशों से ऊंची ऋण निम्न ब्याज दर पर कम ब्याज पर ऋण लेता है और राज्य सरकार को ऊंची ब्याज पर ऋण देता है। उसके बाद राज्यों का आरोप है कि केंद्र सरकार प्राकृतिक संसाधनों से जो रॉयल्टी प्राप्त होता है वह वितरण नहीं करता है। केंद्र राज्यों का आरोप है कि केंद्र सरकार उपकर अधिभार से अधिक राशि एकत्रित करता है लेकिन वह राज्यों को नहीं बांटता है। तो यह विवाद है। अब बिहार सरकार और केंद्र सरकार के बीच भी कई विवाद है। एक विवाद है विशेष राज्य के दर्जे को लेकर। लंबे समय से बिहार सरकार विशेष राज्य के दर्जे की मांग उठा रहा है, लंबे समय से, लेकिन अभी तक नहीं मिला है। इसको लेकर विवाद है। फरक्का बांध को लेकर जो है केंद्र से जो है बिहार सरकार नाराज है, क्योंकि फरक्का बांध के कारण क्या होता है कि गंगा नदी के जल का स्तर जो है वो धीमा हो गई है, प्रवाह की दर धीमा हो गई पश्चिम बंगाल की ओर, जिससे बिहार में बाढ़ आ जाता है, गंगा नदी का जल स्तर बढ़ जाता है। सीए एनआरसी को लेकर अभी भी विवाद पैदा है। अनुदान को लेकर केंद्रीय योजना में भी अनुदान को लेकर 15वें वित्त आयोग के अनुदान को लेकर बिहार सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार जो है विकसित राज्यों को कम दरों पर बिजली देता है और बिहार सरकार को अधिक दरों पर बिजली दे रहा है। समसामयिक मुद्दे को लेकर जो है अभी एम्स की स्थापना को लेकर केंद्र कह रहा था कि दूसरे जगह बनेगा और बिहार सरकार दरभंगा में बनेगा, इसको लेकर विवाद हो गया था। माँ सीता जानकी की जन्म स्थली सीतामढ़ी है कि राज्य बिहार सरकार का कहना है कि राम जी का जो स्थान है अयोध्या में वह जो है केंद्र सरकार उसके लिए इतना पैसा दिया है और सीता जी के जन्म स्थल है तो उसके विकास के लिए केंद्र सरकार जो है कोई फंड नहीं दिया है। इसको लेकर भी आरोप लगा रहा है राज्य सरकार। इस तरीके से केंद्र राज्यों के बीच विवाद, अब विवाद के जितने भी इशू है वित्तीय या प्रशासनिक या विधायी,
सबको लिखना है। तो यह स्थिति है, इसको जो है अपना जो है आप देख लीजिएगा। बाकी हम जो है आगे टॉपिक PDF को बार बार पढ़ना है, सब समझ में आ जाएगा।